जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। महारंग बलोच को गिरफ़्तार किया गया है और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि क्या ये गिरफ़्तारी दुरुस्त है या गलत है। देखिए, महारंग बलोच हों या पाकिस्तान के अंदर कोई किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी गिरफ़्तारी को जब हम किसी भी कौमियत से जोड़ते हैं तो यहीं से बायसनेस शुरू हो जाती है। क्या वो किसी एक स्पेसिफ़िक कौम से ताल्लुक़ रखता हो इसलिए उसकी गिरफ़्तारी गलत या दुरुस्त हो सकती है, या फिर उसका जो एक्शन है वो गलत या सही है, इसकी बुनियाद पर उसकी गिरफ़्तारी जायज़ है या नाजायज़ है, इस पर बात होनी चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर होने वाले कई ऐसे वाक़यात हैं जो कि गैर कानूनी अवाम की जानिब से भी हुआ करते हैं और हुकूमत की जानिब से भी ज़्यादती और जुल्म की अलामत होते रहे हैं। इस पर तो बात की जा सकती है, लेकिन अगर महारंग बलोच की स्पेसिफ़िकली बात की जाए तो क्या वो गलत है या सही है, उसे अगर कानून ही की निगाह से देखा जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, बजाय इसके कि उसे किसी एथनिसिटी के साथ, किसी कौमियत के साथ जोड़ कर देखा जाए। महारंग बलोच पुरअमन एहतजाज कर रही थीं। उन्होंने कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाया, उन्होंने गोली नहीं चलाई। इस सब के बावजूद उन्हें गिरफ़्तार किया गया, ये गैर कानूनी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये वाक़ई सच है या ये बात झूठ है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप बलूचिस्तान में होने वाले पे दर पे वाक़यात जो पिछले 1 महीने से कम व बेश जारी व सारी हैं, उनका मुआयना करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या उनका ये अमल जो वो पिछले महीने से किए जा रही हैं, या उनकी जमात की जानिब से, या उनके जो हमदर्द हैं, या उनके जो चाहने वाले हैं उनकी जानिब से जो अवामिल किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं भी या नहीं, इसका आपको मुआयना करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, पिछले 1 माह से हब से लेकर क्वेटा तक का जो रोड है ये मुसलसल खुलता है, बंद होता है और इसी तरह ये अमल जारी व सारी है। इससे जो नुकसान वहाँ के ट्रैफ़िक का लोगों के आने जाने पर हो रहा है वो अपनी जगह बरकरार है, एम्बुलेंसेस का हो रहा है वो अपनी जगह कायम है। इसी तरह जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से वाबस्ते हैं वो अपने बिज़नेस को नहीं कर पा रहे, ये अपनी जगह बरकरार है। इसी तरह जो लोग प्राइवेट तौर पर आना जाना करते हैं उनका बिज़नेस भी मुतासिर हो रहा है, वो यहाँ हब से जाने के बजाय सक्खर के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, अब वो रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। ये तमाम अवामिल अपनी जगह बरकरार हैं और इसमें वो लोग भी तो शामिल हैं जो एहतजाज नहीं करना चाहते। यानी जो एहतजाज करना चाहते हैं वो उनका हक़ है, इस पे कोई दो राय नहीं है। मगर वो लोग जो एहतजाज नहीं करना चाहते, क्या एहतजाज ना करना और अपने रास्तों पर अपनी अपनी मनाजिल पर चले जाना, क्या ये उनका हक़ नहीं है? ये हक़ एहतजाज करने वालों की जानिब से मुसलसल छीना जा रहा है। अगर हम कानून की ज़ुबान में कहें तो क्या पाकिस्तान में रास्ते ब्लॉक करना गैर कानूनी है? तो इसका जवाब हमें पाकिस्तान पीनल कोड के ज़रिए जो मिलता है वो पीपीसी 1860 में दफ़ा 341 में 341 किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर रास्ता रोकने या उसकी नक़्ल व हरकत में रुकावट डालने पर लागू होती है। इस जुर्म पर 1 माह कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। इसी तरह दफ़ा 283 यानी 283 अवामी गुज़रगाह पर रुकावट डालने या नुकसानदेह चीज़ रखने पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। इसी तरह मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एमपीओ ऑर्डिनेंस 1960, ये ऑर्डिनेंस रियासत को ये इख्तियार देता है कि वो अमन आमा को बरकरार रखने के लिए ऐसे अफराद को हिरासत में ले जिनसे अमन व अमान को ख़तरा हो, रास्ते ब्लॉक करने या धरना देने पर इसका इतलाक़ हो सकता है। पाकिस्तान हाईवेज़ एक्ट 1959 के तहत, इस कानून के तहत कौमी शाहराहों और पब्लिक हाईवेज़ को ब्लॉक करना जुर्म है और इसमें जुर्माने और क़ैद दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। उसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है। अगर रास्ता ब्लॉक करना आवाम के लिए संगीन रुकावट, खौफ व हिरास या अमन व अमान की ख़राबी का सबब बने तो इस पर दहशतगर्दी के कवानीन के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। ट्रैफ़िक लॉज़ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 ट्रैफ़िक कवानीन के तहत सड़क बंद करने या ट्रैफ़िक में रुकावट डालने में जुर्माने और लाइसेंस मुअत्तली की कार्रवाई हो सकती है। ये कवानीन अवाम की नक़्ल व हरकत को आज़ाद रखने और अमन आमा को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक और कानून भी है, गालिबन वो पीपीसी 26 या 27 है, गालिबन इसी तरह का है, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी सूबे और किसी भी शहर में जाने का हक़ है। ये हक़ भी मुज़ाहिरीन की जानिब से मुसलसल छीना जा रहा है।
تو جو میرے بلوچ مظاہرین ہیں، جو میرے بھائی ہیں، جن سے میری بھی دلچسپی ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، کیونکہ میں بلوچستان کے حق میں ہمیشہ سے آواز اٹھاتا ہوں اور آواز اٹھاتا رہوں گا، میری ان سے دست بدستہ گزارش ہے کہ کیا اس طرح راستے بلاک کر کے، اس طرح سڑکیں بند کر کے، ٹرانسپورٹ کا نظام معطل کر کے، ایمبولینسز کو بھی گزرنے کی اجازت نہ دے کر، بچوں اور خواتین کے راستوں کو بلاک کر کے، لوگوں کو ان کی منزل، ان کی گزرگاہ کو روک کر، گھروں میں جانے سے روک کر احتجاج کرنا کیا غیر قانونی نہیں ہے؟ کیا حقوق صرف ایک قومیت سے جڑے لوگوں کے ہوا کرتے ہیں، دوسری قوم کے لوگوں کے نہیں ہوا کرتے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر باقاعدہ شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر ابھی پچھلے دنوں جعفر ایکسپریس ٹرین کو روک کر کئی لوگوں کو جان سے مار ڈالا گیا؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تعصب کی بنیاد پر بلوچستان کے اندر بھی بلوچ قوم کے سوا مختلف قوموں کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اس موجودہ محرومی کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار حکومت نے اختیار کیا ہے وہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ جو پرامن احتجاج جسے بتلایا جا رہا ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پر فائرنگ کر کے 12 سے 16 سال کے نوجوان لڑکوں کا بھی قتل کیا گیا حکومت کی جانب سے۔ کیا اس طریقے سے بلوچستان میں موجودہ صورتحال کو قابو کیا جا سکے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب بالکل نفی میں ہوگا۔ موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جس کے مطابق لاشوں کو ایدھی کے حوالے کیا گیا اور ان کی نمبرنگ کر کے انہیں بے نامی قرار دے کر انہیں دفنائے جانے کے لیے ایدھی کے حوالے کیا گیا۔ جب بی بی سی کے نمائندے نے ایدھی سے پوچھا تو ایدھی نے اس بات پر انکار کیا کہ ہمیں حکومت بلوچستان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی یعنی کوئی لاشیں فراہم نہیں کی گئیں، نہ ہی کوئی ایسا آرڈر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں حکومت پاکستان کے آفیشلز یعنی وزیر اعلیٰ کے منہ سے، کیا اس طریقے سے عوام کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ یا اگر کچھ لوگ روڈ بلاک کر بھی رہے تھے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان پر فائرنگ کر دی جائے، بچوں کو اور عورتوں کو جو بلا شبہ نہتی تھیں، انہوں نے روڈ بلاک کیے تھے، جس کی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، جس کے جرمانے بھی ہو سکتے ہیں، جو غیر قانونی بھی اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کا قانونی حل یہی تھا کہ ان پر گولیاں برسائی جائیں یا انہیں شیل؟ میں کہتا ہوں شیل تو بہت معمولی بات ہے، براہ راست جب گولیاں ہم ذکر کر رہے ہیں تو بقیہ کوئی بھی چیز اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور جو جنازے وہ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے لے کر بیٹھے تھے، ان جنازوں کو بھی آپ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ کیا یہ ان جنازوں کی بے حرمتی نہیں ہوگی؟ ٹھیک اسی طرح بلوچستان کے اندر اور بلکہ پورے پاکستان کے اندر سالانہ جو دہشت گردی کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، ناظرین کرام، ان کی تعداد 1000 سے 1100 ہے، جو اپنی جگہ ایک بڑا فگر ہے، مگر محض یہ پورے پاکستان کی تعداد بتا رہا ہوں، مگر بلوچستان کے اندر محض حب سے لے کر کوئٹہ تک کے روڈ پر سالانہ 5000 سے زائد لوگ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ کیا یہ بلوچستان کی محرومی نہیں ہے؟ کیا یہ بلوچستان کا حق نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آپ دو رویہ سڑک فراہم کریں؟ کیا یہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ پورے بلوچستان میں کوئی بھی انٹرنیشنل برانڈ کی فیکٹری نہیں ہے، وہاں لوگوں کو ملازمتیں نہیں دی جاتی، ظاہر ہے کہ موقع ہی نہیں ہے؟ کیا یہ بلوچوں کا یا بلوچستان میں رہنے والوں کا حق نہیں ہے؟ وہاں باقی صوبوں کی طرح ترقی یافتہ جو کام ہیں وہ نہیں ہوتے، وہاں جو ہے وہ کوئی لال بس ہری بس نہیں چلتی، وہاں ٹرینوں کا نظام اس طرح مضبوط نہیں ہے جس طرح بقیہ صوبوں میں ہے، وہاں لوگوں کے پاس مواقع تعلیم کے ہوں یا سفر کے ہوں، کھانے پینے کے ہوں یا شاپنگ کے ہوں یا صحت کے یعنی جو مراکز ہیں وہ اس طرح سے قائم نہیں ہے۔ لوگوں کو بلوچستان سے سندھ آنا پڑتا ہے یا پھر پنجاب کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ بلوچوں کا یا بلوچستان میں رہنے والوں کا حق نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق اسی طرح ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے اور ہے، جس طرح بقیہ پاکستان کے صوبوں کے رہائشیوں کا ہے۔ تو دو طرفہ زیادتیاں
हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से भी मुसलसल बलूचिस्तान में रहने वालों के साथ ज़्यादती हो रही है और बलोच भाइयों की जानिब से मुसलसल दूसरी कौमों के साथ ज़्यादती हो रही है। यहाँ ये देखा जाएगा कि इन दोनों में से पहला कदम किसको लिया जाना चाहिए। तो मेरी ये राय है कि पहला स्टेप हमेशा बड़ों की जानिब से लिया जाता है और वो बड़े हुकूमत हुआ करती है। हुकूमत किसी भी सूबाई रिहायशियों की माँ हुआ करती है। माँ आगे बढ़ती है तब जाके बच्चे को वो संभालती है। ये हुकूमत का काम है कि वो आगे बढ़े और बलोचों के हुकूक़ को पूरा करे, और जब आप इस तरह बलोचों के हुकूक़ को पूरा करने की राह पर होंगे, तब अगर वहाँ से कोई इस तरह के एहतजाज, साजिशी थ्योरीज़ आपको नज़र आती हैं तो आप क्रैक डाउन कीजिएगा कानून के दायरे में रहते हुए। और उसके बावजूद भी आपको ये हक़ नहीं होगा कि आप बच्चों पर और औरतों पर सीधी गोलियाँ बरसाएँ। ये दो तरफ़ा नाज़रीन किराम मसला है, दोनों तरफ़ा बैठ कर ही इसको हल किया जा सकता है और इसके लिए सबसे मुनासिब और बेहतरीन हल सियासी क़यादत है। कुछ सियासी क़यादत जेलों में पड़ी है, कुछ बाहर हैं, कुछ अपने मफादात को देख रहे हैं, कुछ तक़सीम है। ये जब तक इकट्ठे नहीं होंगे या इकट्ठे नहीं किए जाएंगे तो खुदा न खास्ता आज एक और 1971 सकूत ढाका जैसा वाक़या पेश होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये वाकई ही इस नज़रिए पर हमारी हुकूमतें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कायम है और वो चाहती है कि ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए, तो उसे चाहिए कि वो बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक़ पर बात करे, उनसे गुफ्त व शनीद करे, उनके बड़ों को बिठाए, सियासी क़यादत को बिठाए, लोगों को जोड़े। सीधी गोलियां बरसाने की बजाय उन पर फूल निछावर करना पड़ेंगे और उसके बाद उनकी बात सुने और उनके हुकूक़ फ़राहम करें। मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से बलूचिस्तान का मसला हल किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।